हेलो, गुड डे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स और इलेक्ट्रॉन इन एन इन्फाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल के बारे में विचार कर रहे थे। तो उसमें वेव फंक्शन क्या होगा, उसके लिए एक सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला। हालांकि एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, अभी उसमें ए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके आधार पे हम लोगों ने वेव फंक्शन की प्रकृति क्या होगी, एन इंटीग्रल वैल्यू है 1 2 3 4, इस पर डिपेंड करेगी। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, उसी की सहायता से फिर निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स क्या होगा, इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने निकालने की कोशिश की। उसी एक्सप्रेशन की सहायता से ऑल्दो वेव फंक्शन इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, हम लोग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 में होंगी, उनकी एनर्जी कितनी आएगी। तो उसके लिए एक्सप्रेशन देखिए, आपको ध्यान होगा, न हो तो पिछले वीडियो को देखिए तो उससे अंदाज लग जाएगा। एक एक्सप्रेशन आया था श्रोडिंगर इक्वेशन में, पोटेंशियल एनर्जी को आपने शून्य माना था, तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ था नेबुला स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स साई इट इज इक्वल टू 0। और इस एक्सप्रेशन को 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई, ये एनर्जी टर्म है, इसको आपने रिप्लेस किया था 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई को k स्क्वायर से रिप्लेस किया। सो k इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसके संदर्भ में वेव फंक्शन की वैल्यू जो n पे डिपेंड करेगी, तो साई n a यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी हमको ज्ञात नहीं है, a साइन n पाई x डिवाइडेड बाई यल आपने ज्ञात की थी। और बाउंड्री कंडीशन को लगाते हुए ऑब्वियस है कि k की वैल्यू वेयर k इज इक्वल टू n पाई बाई यल आपको प्राप्त हुआ था। k इज इक्वल टू n पाई बाई यल, a साइन के एक्स सोल्यूशन। इतने सारे एक्सप्रेशन हम जान चुके हैं, तो k की वैल्यू को स्क्वायर कर दें, इससे इक्वेट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस एक्सप्रेशन, so we get 2m by h cross square into e, this is equal to k square, तो n square pi square divided by l square। इसको फिर लिख सकते हो h क्रॉस स्क्वायर को 2m, h क्रॉस का मतलब होता है h बाई 2 पाई, स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर एंड 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, h क्रॉस इज इक्वल टू h बाई 2 पाई इंटू ई, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर यल स्क्वायर। टेकिंग h क्रॉस, पहले से हम जानते हैं ये h बाई 2 पाई के बराबर होता है, इतना सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया। नाउ पाई स्क्वायर बीइंग प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स कैन बी कैंसिल्ड, और e की वैल्यू लिखी जा सकती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये आ जाएगा e की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू 4 8m l स्क्वायर। सो द वैल्यू फॉर e, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स, e will be equal to n square h square, n square h square divided by 2 into 4 8 m l square, 8m l square। ये एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त होगा हमको।
कौन सी एनर्जी? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सच इलेक्ट्रॉन विच इज कन्फाइंड टू एन इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, उसकी ये एनर्जी। और एनर्जी की वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करेगी। हम डिस्कस कर चुके हैं एन की केवल इंटीग्रल वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम वन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0। एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इसका होगा। सिंस इट इज डिपेंडिंग ऑन एन, तो वी कैन राइट डाउन ई एन, द एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू एन, इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। ये प्राप्त हुआ एनर्जी, और इससे स्पष्ट है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the potential box will not be continuous. There are certain allowed energy values which will be permissible, permitted. Electron can have only that value of the energy. So we have the discrete values of the energy of the electron in the potential box. यदि इलेक्ट्रॉन बाहर हो, आइसोलेटेड हो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो कंटिन्यूअस हो सकती। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इट हैज बीन केप्ट इन ए पोटेंशियल बॉक्स, तो उस समय इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी, एंड ओनली सम वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर देयर विच आर परमिटेड, विच आर अलाउड। केवल इलेक्ट्रॉन इन्हीं एनर्जी वैल्यूज को रख सकता है, इसके अतिरिक्त इसकी एनर्जी वैल्यू संभव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज E1। तो आपने देखा भी है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है पहली बोर ऑर्बिट में होता है, जिसे बोर ऑर्बिट कहते हैं, एंड द फर्स्ट बोर ऑर्बिट के नीचे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फर्स्ट बोर ऑर्बिट में होता है, फिर इलेक्ट्रॉन सेकेंड बोर ऑर्बिट में होता है, थर्ड बोर ऑर्बिट में होता है, और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होगी। सो दिस इज द लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू हैव। और ये कब होगा? जब वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में लाई करेगा, तब इनकी एनर्जी वैल्यू आ गई, और ये एनर्जी वैल्यू होगी corresponding to n is equal to 1 h square by 8 ml square when n is equal to 1। ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज है जो अलाउड होगी। इससे कम ऊर्जा नहीं हो सकती है इलेक्ट्रॉन, इससे अधिक हो सकती है। कितनी हो सकती है वो अभी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई जाएगी, उसकी भी वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू इज व्हेन n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो या तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब एनर्जी इतनी होगी। इलेक्ट्रॉन या तो दूसरी ऑर्बिट में होगा, और उस समय एनर्जी जो आएगी E2 की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 2, तो 4 h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ E1। तो पहले बोर ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एनर्जी इतनी होगी, एंड दिस इज द अलाउड वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरे बोर ऑर्बिट पे रहेगा तब एनर्जी इतनी होगी, एंड दिस इज अलाउड 1। तो मिनिमम वैल्यू E1 होगी, नेक्स्ट हायर वैल्यू, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू, नेक्स्ट अलाउड वैल्यू, नेक्स्ट परमिटेड वैल्यू, ये 4E1 होगी। और E1 से 4E1 के बीच में कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है। उस समय जब इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जब आप पोटेंशियल बॉक्स में रख दोगे, तो तब ये स्थिति आएगी when the electron is kept in an infinitely deep potential well। जब रख दिया जाएगा तब ये एनर्जी होगी,
उसके संदर्भ में इसको कह सकते हो ग्राउंड स्टेट। बोर स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ रखा हो, एनर्जी लेवल्स हैं जो खींची जाती हैं, दूर दूर खींची जाती हैं, दोनों के बीच में गैप आता है, तो यही गैप है। एनर्जी E1 होगी, फिर अलाउड एनर्जी E2 होगी, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फिर अलाउड सेकेंड excited state, third excited state, and so on and so forth. So energy values are not continuous, rather they will become discrete. इस ढंग की होने लगेगी। n इज इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी कितनी आएगी? when n is equal to 3, then E3, this is equal to n square is n is 3, 9 h square by 8 ml square. It is 9 E1 and so on so forth. ऐसे ही करते जाओगे। n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए, तो इससे ऑब्वियस है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन when it is a bound electron, when it has been kept in an infinitely deep potential well, it will not be continuous. इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, डिस्क्रीट होगी, और जो अलाउड एनर्जी स्टेट हैं, जो अलाउड एनर्जी वैल्यूज हैं, उनकी फर्स्ट 3 की वैल्यू आपने लिख रखा है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी विच विल बी अलाउड। नेक्स्ट हायर वैल्यू विच विल बी अलाउड इज E2, नेक्स्ट हायर वैल्यू विच इज अलाउड इज E3। correspondingly this is the energy corresponding to first Bohr orbit, n is equal to 1. This is the energy corresponding to second Bohr orbit, that is the energy corresponding to the third Bohr orbit, and so on so forth. ये वैल्यू इसकी आती हुई चली जाएगी। एनर्जी मिनिमम वैल्यू E1 होगा, नेक्स्ट हायर वैल्यू पॉसिबल इज 4 E1, नेक्स्ट हायर वैल्यू पॉसिबल इज 9 E1, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बोर थियरी में आपने देखा भी होगा। रेडियस की वैल्यू की गणना करते हो बोर ऑर्बिट की, रेडियस कितनी होगी, एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी डिफरेंट ऑर्बिट्स पे, वेलोसिटी कितनी होगी डिफरेंट ऑर्बिट पर, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, और वह हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इस तरह से निकाल सकते हैं। और जब इसकी गणना करते हैं तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे से टैली कर जाती है, तो इसका मतलब बोर का हाइपोथेसिस, बोर ने भी अपनी थियरी जो डेवलप किया था बोर एटम मॉडल, वो कुछ हाइपोथेसिस कंसीडर किया था, उनके आधार पे किया था। तो फॉर्चूनसली जो बोर ने हाइपोथेसिस में कंसीडर किया था, वह भी सौभाग्य है कि वो सारे के सारे सही, क्योंकि उनसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इन वैल्यूज को हम फिर चाहें जैसे आपने वेव फंक्शन के लिए खींच रखा है, वैसे ही पोटेंशियल वेल में एनर्जी वैल्यू कहाँ होगी, इस तरह से खींची जा सकती है। दिस इज द पोटेंशियल वेल इनफाइनाइटली डीप। हियर आई प्लॉट द एनर्जी corresponding to nth level. n is equal to 1 is the ground state, next higher excited state, next excited state, next higher, and so on so forth. और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं, this is x is equal to 0, the left wall, x is equal to L, the right wall of the potential well, and here I plot x. एनर्जी x पे डिपेंड, n पर x पे डिपेंड नहीं करेगी, n पे डिपेंड करेगी। सो दिस इज n इज इक्वल टू 1। करस्पॉन्डिंग एनर्जी हियर वी गेट E1, एंड E1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। ये वैल्यू है इसकी, h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। तो देखो ऑब्वियस है ये एनर्जी नहीं होगी, यहां से लेकर के E1 तक की एनर्जी वैल्यू पॉसिबल नहीं। पहला अलाउड एनर्जी वैल्यू विच इज पॉसिबल, विच इज परमिटेड, विच इज अलाउड इज करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, यह आएगा।
फिर n इज इक्वल टू 2, ये E1 है तो इसका 4 गुना होगा, सो रफली इट विल कम समवेयर हियर। x के ऊपर डिपेंड नहीं करा, लेफ्ट वाल से लेकर के राइट वाल तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, करेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2। हियर आई प्लॉट E2 और E2 की वैल्यू 4E1 के बराबर आएगी। फिर अब टू द स्केल हम बहुत नहीं हैं, हम यहाँ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3। वैसे इसको 9 गुना ज़्यादा इसका होना चाहिए, तो स्केल से आप खींचोगे तो ये बराबर आ जाएगी। वी हैव द थर्ड एनर्जी वैल्यू पॉसिबल एडमिसिबल, वो ये होगा E3 एंड इट्स वैल्यू इज 9 टाइम्स ऑफ E एंड सो ऑन सो फोर्थ। खींचते हुए चले जाए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी ऐसे पोटेंशियल बॉक्स में रख दिया जाता है जो इनफाइनाइटली डीप हो, तो उस समय इसकी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं रहती, इसकी एनर्जी डिस्क्रीट हो जाती है। पहले एनर्जी वैल्यू E1 होगी जो अलाउड होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक रह नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन आइदर विल स्टे एट फर्स्ट ऑर्बिट विथ एनर्जी E1 और इलेक्ट्रॉन विल स्टे एट सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 हैविंग द एनर्जी E2 और 4E1। फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से उठेगा तो तीसरे ऑर्बिट पे जाएगा n इज इक्वल टू 3 हैविंग एनर्जी E3 और 9E1, और इस ढंग से ये चलता हुआ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए आपसे, सो दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। तो इस ढंग से इसको आप शो कर सकते हो कि इसके क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल होगी, जो संभव होगी, और डिस्क्रीट होगा, वो इस तरह से होने लगेगा। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताओ, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी n इज इक्वल टू 1 होगी, निकालेंगे। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस बताओ, तो E2 माइनस E1 करना होगा। ऑब्वियसली E2 माइनस E1 करेंगे तो 4E1 माइनस E1 3E1 के बराबर होगा। E1 को कैलकुलेट करिए, इसका तिगुना कर दीजिए। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E3 एंड E2 पूछा जाए आपसे, तो E3 माइनस E2 इज 9E1 माइनस 4E1 5E1, तो E1 निकालिए, उसका 5 गुना कर दीजिए, तो न्यूमेरिकल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये स्थिति बनती है। यह जो एनर्जी वैल्यू रिप्रेजेंट की गई, इसमें A नहीं आया है, कोई अननोन कांस्टेंट नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज ज्ञात है। n इज नोन, पहले में हो n इज इक्वल टू 1, दूसरे में, तीसरे में, कहाँ हो, n की वैल्यू ज्ञात। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड l इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वेल, ये मालूम है अब। तो फिर कहेंगे ये एक्सप्रेशन तो ऐसा आ रहा है, तो सबके लिए यही स्थिति आएगी, सबके लिए एक ही उत्तर आएगा? नहीं, यल एक ऐसा पैरामीटर है जो बदलने वाला है। सोडियम के लिए अलग होगा, यल की वैल्यू करीब करीब यही मान लो, बॉन्ड लेंथ, पहले एटम दूसरे एटम के बीच की दूरी, तो ये सोडियम के लिए दूसरा होगा, पोटेशियम के लिए दूसरा होगा, और अलग अलग मटेरियल के, कॉपर के लिए दूसरा, लोहे के लिए दूसरा, गोल्ड के लिए तीसरा। तो चूंकि ये बदलेगा, तो ये वैल्यू जो आएंगी डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट आएंगी, सबके लिए एक ही नहीं आएगी। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द यल। यल दिया रहेगा, आपको गणना करने को दिया जाएगा, तो आप गणना कर सकते हो और इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए एक न्यूमेरिकल हम ट्राई कर लेते हैं, हालांकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास शायद होगा तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, लेकिन हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। और एक बार ग्राउंड स्टेट निकल गया तो इसका 4 गुना कर दो, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
9 गुना उसका कर दो तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 16 गुना कर दो तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये निकलता हुआ चला जाएगा। ये स्थिति आई। हाँ, इसको हम कहते हैं, इसमें सारे पैरामीटर नोन है। E1 En इट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। तो इसमें कोई अननोन कांस्टेंट ए नहीं आ रहा है, ये गायब। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जो एनर्जी वैल्यूज परमिसिबल होती है, एक्सेप्टेबल होती है, अलाउड होती है, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स। और ये एग्जैक्टली डिफाइंड है। En की वैल्यू इतनी आएगी, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि En की वैल्यू बदलती रहेगी। वेव फंक्शन जो आपने निकाला है उसमें ए अननोन है, ए की वैल्यू यदि निकाल लें तो वो भी एग्जैक्टली डिफाइंड हो जाएगा वेव फंक्शन। तो उसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन, आइगन वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन कहते हैं। आइगन वेव फंक्शन लंबा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। उसको जब एग्जैक्टली हम डिटरमिन कर लेंगे तो उससे कहते हैं आइगन फंक्शन। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, न्यूमेरिकल के बाद आइगन फंक्शन कैसे एक्सप्रेशन निकलेगा उसको भी हम अभी आपको बताते हैं। और जिस तरीके से निकालेंगे, न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाएंगे, उसमें आपका उसका प्रयोग करना पड़ेगा और उसकी सहायता से उसको डिटरमिन किया जाएगा। तो पहले यह न्यूमेरिकल देख लीजिए। फाइंड आउट द लोएस्ट permissible energy of find out the lowest permissible energy of an electron in a deep potential well of width, जिसकी चौड़ाई है width 2 एंगस्ट्रॉम। ये है फाइंड आउट द लोएस्ट परमिसिबल एनर्जी। लोएस्ट का मतलब अब आप समझ ही रहे हो, लोएस्ट वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वैल्यू आएगी उसको निकालना है। फाइंड आउट द लोएस्ट परमिसिबल एनर्जी, ग्राउंड स्टेट लिखा जाता, तो सबसे निचला स्तर ग्राउंड स्टेट है, वो अभी n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए डीप पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम की चौड़ाई वाले एक पोटेंशियल वेल के में रखे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, जो डीप है, इन्फिनिटली डीप है, उसके लिए फिर लोएस्ट एनर्जी वैल्यू पॉसिबल कितनी होगी ये आपको गणना करना है। तो वी नो जनरल एक्सप्रेशन आपका En, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। ठीक, अब लोएस्ट एनर्जी इज फॉर n इज इक्वल टू 1, thus the lowest energy E1 it is equal to h square by 8ml square। h की वैल्यू रखिए 6.625 इंटू, हाँ बोलिए, 10 टू द पावर -34 होल स्क्वायर
divided by 8. m is the mass of the electron, 9.1 into 10 to the power minus 31 into L square, the length of the potential well, width is 2 angstrom, तो 2 और 2 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 एल स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। ये आपको करना है, कैलकुलेट। ये हो जाएगा करीब करीब 6.625। मैं फिर यहाँ लिख लेता हूँ। ये आपने फिगर बना ही लिया होगा। तो 3 तरह के फिगर आपने देखा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेव फंक्शन साई n, उससे प्रोबेबिलिटी के लिए निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकाला, और तीसरा एनर्जी के लिए डायग्राम। अब देखिए E1 की वैल्यू आ जाएगी, E1 इज इक्वल टू 6.625 इंटू 6 इंटू 625, 6 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर है तो माइनस 68 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर हो गया 8 इंटू 9.1 इंटू, अब ये पावर इकट्ठा करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर, देखिए कितना आया 31। ये स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 तो आपने कर ही दिया, 10 रेज टू पावर माइनस 20 माइनस 31 इज माइनस 51 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 51, 8 इंटू 9.1 इंटू 4 10 रेज टू पावर माइनस 51। इसको फिर लिखा जा सकता है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर है नहीं तो अभी कैलकुलेट कर देता। 6.625 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 9.1 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये 51 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 51 प्लस गया तो माइनस 17 बच जाएगा। ठीक, ये फिर आ जाएगा 6.625 6 का स्क्वायर और 6.5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, दोनों के बीच में कहीं मान लो 42 आ जाएगा लगभग, तो ये लगभग मैं लिख रहा हूँ 42 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9 72 इंटू 4 सते 28 288 लगभग इंटू 10 टू पावर माइनस 17, ये लगभग हो जाएगा 28, एक और इंटू 10 रख लिया जाए तो 28.8 10 टू पावर माइनस 18, और ये 28 का लगभग 1.5 हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ये उत्तर आएगा। एग्जैक्ट नहीं है, ये आप कैलकुलेट करोगे। और ये किस में उत्तर आएगा? सारा एसआई यूनिट सिस्टम में आपने किया है तो ये एसआई यूनिट सिस्टम में उत्तर आएगा, ये उत्तर हो जाएगा जूल में। लेकिन प्रायः उत्तर जो देते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल में आप जूल में नहीं दोगे, मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में जूल में दिया जाएगा। इस तरह के जब प्रॉब्लम आते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने के लिए इसमें 1.6 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग दे देंगे तो जूल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये चला जाएगा ऊपर 10 टू पावर 1 माइनस 18 कटा 19 प्लस जाएगा
तो 10⁻⁻1 ये हो जाएगा 150 और लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, रफली वैल्यू। तो इस तरह से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। आपसे पूछे कि फर्स्ट 3 एनर्जी स्टेट की वैल्यू बताओ, तो E1 भी कैलकुलेट करना है, E2 भी कैलकुलेट करना है, E3 भी करना है। तो एक बार E1 निकल गया, E1 का 4 गुना E2 हो जाएगा, E1 का 9 गुना E3 हो जाएगा। आपसे भी पूछ सकता है E3 और E2 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो सब आप निकाल सकते हो। अब न्यूमेरिकल उसी में से कुछ घुमा फिरा के पूछा जाएगा और उस न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो और इस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ट्राई करोगे तो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक उदाहरण आपको न्यूमेरिकल का दे दिया। ऐसे किताबों में फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल जो सॉल्व्ड आपको दिए हुए हैं उनको देख लीजिएगा। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, और प्रायः जो सॉल्व्ड हैं वही रिपीट किए जाते हैं। तो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं। तो जितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को एक बार किताब में दिया हुआ है, आपने पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलता है, उसको आपको लगाना होता है। तो अपने कैलकुलेटर से करके देखिए। कभी कभी किताबों में प्रिंटिंग एरर भी हो जाती है, तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आपको आ जाएगा। क्योंकि इम्तहान में किताब का लिखा हुआ आपका पन्ना आपके पास नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना सीख लीजिए। तो आइगन वैल्यूज क्या होगी और आइगन वैल्यूज पे आधारित न्यूमेरिकल्स किस तरह से किए जाएंगे, ये आपने करना जान लिया, सीख लिया और आप कर देंगे। आइगन फंक्शन अभी वेल डिफाइंड नहीं है। ए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उस ए की वैल्यू को ज्ञात करना है। ए की वैल्यू को हम ज्ञात कर देंगे तो फिर आइगन फंक्शन की वैल्यू भी आराम से हम निकाल सकेंगे। आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन in the potential box or in the potential well, in the potential box is given by, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ही पढ़ चुके हो आप, साई इंटीग्रल साई n स्क्वायर dx, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। और यदि इलेक्ट्रॉन है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स इज गिवन बाय, इससे आता है। लिमिट रखेंगे तो अब लिमिट डिफाइंड है आपकी। पोटेंशियल वेल 0 से स्टार्ट करता है, यल तक है, तो इट इज फ्रॉम लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज यल। ठीक। And since there is electron in the potential well, since electron is there in the potential well, potential well कहो potential box कहो, बात एक ही बनती है। Since the electron is there in the potential well, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रल इन द लिमिट्स 0 to L psi n square dx इट इज इक्वल टू 1। आपने dx क्यों किया? क्योंकि पोटेंशियल वेल इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो dx के संदर्भ में इसको इंटीग्रेट करना है। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द पोटेंशियल वेल, तो इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पर इट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपसे केवल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए तो इसकी सहायता से आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकल आएगी। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन है पोटेंशियल वेल में, तो इसलिए राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 होगी। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0 होती। तो इस प्रोसेस को अपनाते हुए हम फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए की वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं।
नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन अभी इल डिफाइंड है, नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। तो उस ए को ज्ञात करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपसे नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऐसा करके पूछा जाता है। तो नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन का यही अर्थ है, वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस ढंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे इज इक्वल टू 1 करके तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा और ऐसे किया जा सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या है, ये मैं अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।